गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, चलिए नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू आरएसी। आरएसी का यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये सारा डिस्कशन भी हम लोग कर चुके थे। तो फर्स्ट चैप्टर में से अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। चलिए ठीक है। तो करना क्या है कि चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपको सबसे पहले क्लास कवर करनी है पूरी जो भी हुई है, फिर आपको नोट्स देखने और आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आज बच्चे हम जो स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है आपका चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 आपका है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट, और इसे हिंदी में बोला जाता है प्रशीतक। बच्चे अगर इस चैप्टर की हम बात करेंगे तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेफ्रिजरेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का यहाँ से पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो फिक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो कभी कभी 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर हो जाता है हमारा काफी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए भाई। हम जो रेफ्रिजरेशन हम पढ़ रहे हैं, एयर कंडीशनिंग हम जो पढ़ रहे हैं, और जिस काम को ये करा रहा है, ठीक है, ये काम जो आपका हो रहा है ठंडा करने का, और ये जिसकी हेल्प से होता है, हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी सब्जेक्ट हमारे यूज का। अदरवाइज क्या फायदा इस सब्जेक्ट का। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट को हिंदी में कहा जाता है प्रशीतक। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग पहले से ही जानते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा रेफ्रिजरेंट के बारे में आप क्या समझते हो। ठीक है, थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज रेफ्रिजरेंट? रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक क्या होता है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को अभी भी याद है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट इज ए वर्किंग फ्लूइड। बिल्कुल, कार्यशील द्रव है जो कि ठीक है। चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो साइकिल होती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आगे जाने पर हम देखेंगे कि हमारी जो साइकिल होती है, जैसे वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर एसी की बात करोगे, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, सब में जो प्रोसेस होती है आपकी वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका वेपर एब्जॉर्प्शन वीएआरएस भी होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी साइकिल होती हैं, जिनकी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेंगे, हम लोग इनका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो हर एक साइकिल में एक वर्किंग फ्लूइड यूज किया जाता है, यानी कि कार्यशील द्रव यूज किया जाता है, जो कि इवापोरेटर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में जाकर हीट का रिजेक्शन कर देता है। जैसे आप सिंपल अगर एसी की बात करोगे, आपके घर में जो एसी लगा हुआ होगा, ठीक है, उसमें जो गैस वर्ड हम यूज करते हैं जिस चीज के लिए, वो बेसिकली होता क्या है, हमारा एक रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इस पूरी साइकिल में घूमता रहता है, इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कंडेंसर में जाकर हीट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इवेपोरेटर क्या होता है, जब आप सामने से एसी को देखोगे तो आपके कमरे के अंदर की तरफ जो हिस्सा लगा होगा, ठीक है, अगर सामने से उसका जो उसका फेस होता है ये आप हटा दोगे, तो आपको पीछे पतली पतली पाइप की ट्यूब्स दिखाई देती हैं आपको, बारीक बारीक सी कॉपर की बनी हुई होती हैं जनरली।
और इसे ही कहा जाता है इवेपोरेटर, और इसमें एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ठीक है, अब इसी तरह जब आप रेफ्रिजरेटर उठाओगे, ठीक है, और उसमें जो फ्रीजर देखोगे, ठीक है, फ्रीजर में पीछे की तरफ एक प्लास्टिक का बोर्ड सा लगा होगा, उस पर बोर्ड चढ़े होंगे आपके। जब आप इसे हटा दोगे, इसे हटाने पर आपको ये ट्यूब्स आपको वहां पर भी क्लियरली दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ कंडेंसर होता है जो कि हीट का रिजेक्शन करता है। ठीक है, तो हमारी जो रेफ्रिजरेशन की साइकिल होती है, इसे कंप्लीट जिस फ्लूइड की हेल्प से हम कराते हैं, इसे ही कहा जाता है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करता है, और यही रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में जाता है तो यह हीट का रिजेक्शन कर देता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक क्या होता है। तो एक रेफ्रिजरेंट एक कार्यशील द्रव है जिसका उपयोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हीट पंपों के प्रशीतन चक्र में किया जाता है। ए रेफ्रिजरेंट इज ए वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड हीट पंप्स। ठीक है, कभी कभी आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आपके घर की जो आपके घर में फ्रीज रखा होगा, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर रखा होगा, उसकी जब गैस निकल जाती है, तो गैस जब भरने के लिए आता है, जो इंजीनियर आएगा उस गैस को भरता है, तो उसके पास इस तरह से, ठीक है, ये सिलेंडर टाइप का एक आपको दिखाई देगा, और सिलेंडर में भरी हुई होती है गैस, और इसकी हेल्प से वो आपके रेफ्रिजरेटर में फिर से गैस डाल देता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी जो साइकिल कंप्लीट होती है बेसिकली वो इन 4 पार्ट में होती है। इवेपोरेटर, इसमें लगा हुआ होता है इवेपोरेटर, ठीक है, और इवेपोरेटर के बाद फिर लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है, फिर इसमें कंप्रेसर लगा होता है। साइकिल मैं सारी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि जिसे हम बार बार रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल रहे हैं, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है क्या। ठीक है, तो साइकिल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इवेपोरेटर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंप्रेसर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइसेस, सब कुछ मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा आपको समझाने के लिए कि जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है यह किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर एक बेसिक साइकिल की हम बात करें, तो बेसिक साइकिल में हमारे पास इवेपोरेटर होता है, ये हमारा हो गया इवेपोरेटर, ये हो गया इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के बाद फिर लगा हुआ होता है कंप्रेसर, इवेपोरेटर के बाद फिर क्या लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, और कंप्रेसर के बाद फिर लगा हुआ होता है इसमें कंडेंसर। तो यहाँ पर लगा हुआ होगा क्या, कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद फिर लगी हुई होती है इसमें एक एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, एक एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई होती है, एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई होती है। अगर सिंपल हम बात करें, जो हमारे घर में जो एसी होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर रखे हुए होते हैं, इसमें ये एक्सपेंशन डिवाइस होती है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो अगर सिंपल हम अपने घर का एग्जांपल लें, और हमारे घर के अंदर जो एसी होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनके अंदर जो एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है, ये होती है कैपिलरी ट्यूब, ये होती है बच्चे क्या, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी जो साइकिल होती है, यानी कि इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सारे पार्ट मिलकर बनाते हैं एक रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये सारे पार्ट जब मिल जाते हैं एक साथ, तो ये सभी मिलकर बनाते हैं एक रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, अब रेफ्रिजरेशन साइकिल तो हमने बना ली, लेकिन सिर्फ इन्हीं के होने से ही हमारा कूलिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, कूलिंग यानी कि जो ठंडा करने की हम बात करते हैं, सिर्फ इन्हीं कंपोनेंट के मौजूद होने से, इन्हीं के प्रेजेंट होने से ही ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। इस साइकिल में एक लिक्विड, ठीक है, एक द्रव फ्लो करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इस साइकिल में एक फ्लूइड फ्लो करता है, एक द्रव फ्लो करता है, और इस द्रव को बोला जाता है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, चलिए बच्चे देखिएगा क्या होता है जब रेफ्रिजरेंट आएगा यहां से। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। रेफ्रिजरेंट जब आएगा इस तरह से, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने दिखाया है, ये क्या है, रेफ्रिजरेंट।
तो रेफ्रिजरेंट आएगा पहले इवेपोरेटर में, ठीक है। इवेपोरेटर में आने के बाद रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट रूम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका फेज चेंज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, रूम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब रेफ्रिजरेंट आएगा तो रेफ्रिजरेंट रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि इवेपोरेटर क्या करेगा, रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका अपना जो फेज है ये बदल जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यहाँ से ये लिक्विड एंटर करा है तो यहाँ पर इसकी पूरी वेपर बदल जाती है। अभी आप इतना डेप्थ में मत जाइएगा, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि इस साइकिल में रेफ्रिजरेंट चल रहा है, रेफ्रिजरेंट आएगा और रूम से हीट को ले लेगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद लगा हुआ होता है कंप्रेसर, ठीक है। और कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर यानी कि दाब, प्रेशर यानी कि दाब और टेम्परेचर यानी कि तापमान को बढ़ा देता है, और टेम्परेचर यानी कि तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है। जो कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कंप्रेसर हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। मेन जो रीजन है, ठीक है, कंप्रेसर लगाने का, वो आज मैं आपको समझाता हूं कि कंप्रेसर क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे, होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इसने रूम से हीट को गेन किया, ठीक है। तो इसने जब रूम से हीट को गेन किया तो इसका टेम्परेचर जो होगा ये लगभग होगा, ठीक है। हीट को गेन करने के बाद मान लिया रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज कर सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस ही कर सकता है, ठीक है। मान लिया हमने एसी चलाया, और एसी जब हमने चलाया तो रूम के अंदर का तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस, हर जगह का तापमान कितना था, सभी जगह का तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने जिस समय पर एसी को ऑन करा, जिस समय रेफ्रिजरेटर को ऑन करा, ठीक है, उस समय अंदर का बाहर का सब जगह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। चलिए, तो रेफ्रिजरेंट आया, रेफ्रिजरेंट ने रूम से हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि अगर हीट का रिजेक्शन करना होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हमें करना होता है, तो हीट ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि अंदर का तापमान 30 है, बाहर का भी 30 है, तो यहाँ कोई हीट का इंटरेक्शन होगा, नहीं होगा। तो हीट का ट्रांसफर अगर हमें आसानी से करना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि तापमान में अंतर बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा तापमान में अंतर होगा उतना ही जल्दी से हीट का रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ से जो इवेपोरेटर है, ठीक है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। फिर कंप्रेसर क्या करेगा, इस प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और बढ़ाने के बाद ये जाता है कंडेंसर में, ठीक है। तो मैंने कहा कि कंप्रेसर ने इसका तापमान बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया इसने 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ये इसने बढ़ा दिया 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और सराउंडिंग का जो तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में 70 से 30 की ओर हीट का ट्रांसफर करना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर लगा होता है कंडेंसर, कंडेंसर हीट का रिजेक्शन कर देता है, ठीक है। फिर लगी होती है एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस इसका प्रेशर को फिर से कम करके इवेपोरेटर के प्रेशर पर लेकर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से होती है एक रेफ्रिजरेशन साइकिल। अभी साइकिल के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। कुछ समझ आया हो या ना आया हो, सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक रेफ्रिजरेंट का हम यूज करते हैं, एक प्रशीतक का हम यूज करते हैं, ठीक है। यह एक फ्लूइड होता है, यह एक द्रव होता है, ठीक है, जो कि हीट ट्रांसफर कराने का काम कराता है, ठीक है। चलिए, सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक वर्किंग फ्लूइड होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट, ठीक है। चलिए, तो एक रेफ्रिजरेंट एक कार्यशील द्रव है, कार्यशील द्रव यानी कि एक वर्किंग फ्लूइड है जिसका उपयोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में और हीट पंप के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है। बाकी साइकिल वगैरह सारी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को फिर से समझाऊंगा, तो उस चीज के लिए अभी आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट की, तो रेफ्रिजरेंट हमारे होते हैं दो प्रकार के,
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेफ्रिजरेंट कितनी तरह के होते हैं, तो रेफ्रिजरेंट होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक हमारा होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक हमारा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। फिर से सुनिएगा, रेफ्रिजरेंट हमारे जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, चलिए फिर बात आती है कि ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जो कि डायरेक्टली किसी सिस्टम को कूल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कहलाते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जैसे कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं ये होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यानी कि इन्हें डायरेक्टली एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम इस्तेमाल करते हैं किसी सिस्टम को कूल करने के लिए, किसी सिस्टम को ठंडा करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो जो R11 होता है, R12 होता है, R22 होता है, R134 होता है, NH3 होता है, CO2 जो होता है, ये सारे रेफ्रिजरेंट जो होते हैं ये आपके होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, R11 क्या है, R12 क्या है, थोड़ा सा अभी आएंगे इस पर। सिर्फ अभी याद रखिएगा ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताए हैं कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मैंने आपको बताया है। अगर हम बात करें R11 की, R12 की, R22, R134, NH3 सभी को पता ही होगा। NH3 क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया। तो अमोनिया भी आपका हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें CO2, CO2 सभी को पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे आपके जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये कौन से होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, फिर से सुनिएगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जिसे हम कहेंगे प्राथमिक प्रशीतक, कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कि किसी सिस्टम को डायरेक्टली हम यूज करते हैं ठंडा करने के लिए, ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल R11, R12, 22, 134, NH3, CO2। ठीक है, चलिए फिर बच्चे होते हैं हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कि किसी सिस्टम को डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते हैं कूल करने के लिए। ठीक है, पहले इन्हें किसी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल करते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिस स्पेस की हमें कूलिंग करनी होती है। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास है H2O, ये आपका हो गया वाटर यानी कि पानी, और एक आपका होता है ब्राइन। तो ये रेफ्रिजरेंट होते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, यानी कि जो डायरेक्टली किसी सिस्टम की कूलिंग के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, पहले इन्हें किसी और से कूल करते हैं और फिर ये जहां कूलिंग करनी होती है वहां इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने देखा प्रशीतक दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जिन्हें हम हिंदी में प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें R11, R12, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सीधा आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यानी कि द्वितीय प्रशीतक H2O और ब्राइन। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यानी कि प्राथमिक प्रशीतक की बात करेंगे तो प्राथमिक प्रशीतक कार्यशील पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग सीधे शीतलन उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रशीतक के लिए परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर द वर्किंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड डायरेक्टली फॉर द कूलिंग पर्पस, देयर इज ए लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द रेफ्रिजरेंट। वो आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, कि जब रेफ्रिजरेंट हीट गेन करेगा तो अपना फेस चेंज कर लेता है, और जितनी हीट गेन करता है ये हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर। ठीक है, चलिए फिर बच्चे हमने बात की सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यानी कि द्वितीय प्रशीतक की।
तो द्वितीय रेफ्रिजरेंट काम करने वाले पदार्थ है जिन्हें पहले अब इस चीज को नोटिस करिएगा, जिन्हें पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है और फिर वांछित स्थान को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर द वर्किंग सब्सटेंस विच आर फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। पहले इन्हें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडा करते हैं, ठीक है, और फिर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है जिस सिस्टम की हमें कूलिंग करनी होती है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गई, पहले हमारा क्या हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने कहा ये है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यानी कि SR, ठीक है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को पहले हम कूल करेंगे किससे, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से, ठीक है। पहले इन्हें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल करेंगे यानी कि ये हीट लेगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को, ठीक है, और फिर जिस सिस्टम की हमें कूलिंग करनी है वहां पर इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। जिस सिस्टम की हमें कूलिंग करनी होती है वहां पर इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं ये डायरेक्टली इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी सिस्टम को ठंडा करने के, ठीक है। इन्हें हम डायरेक्टली यानी कि सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल R11, R12, 22, 134, NH3 और CO2। अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर H2O और ब्राइन। तो ये चीज आपको सीधे याद रखनी है। इसके बाद बच्चे जो बात आती है, ये बात आती है हमारी कि इनका डेजिग्नेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। भाई इनका नाम भी रखना पड़ेगा, तो ये हमें जानना पड़ेगा कि ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इनका नामकरण किस तरह से किया जाता है, ठीक है। शीतलन का जो पदनाम होता है, इनका जो नाम होता है, ये नाम किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे सीधा नाम भी पूछ लेगा और कभी कभी आपसे इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी सोल्व करा सकता है, ठीक है। सभी के नाम क्या होते हैं सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या नाम है, किस तरह से आपको याद रखने हैं, तो हर एक पॉइंट पर आएंगे हम लोग कर। तो सबसे पहले इनका नाम देख लेते हैं कि नाम किस तरह से रखा जाता है, ठीक है। नाम किस तरह से रखा जाता है और इनका केमिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, बेसिकली ये चीज अभी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो केस लिया गया है, पहले केस में लिए गए हैं ऐसे रेफ्रिजरेंट जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में ऐसे रेफ्रिजरेंट को लिया गया है जो कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनके जो कार्बन एटम होगा, कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर एकल बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, यह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए, तो बच्चे बात आती है कि अब जो ये हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, इनका नामांकरण किस तरह से करते हैं, ठीक है, इनका पदनाम डेजिग्नेशन किस तरह से की जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से अब आप समझिएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहेंगे
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए। तो अभी बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे R11 है, R12 है, ठीक है, R22 है, 134 है, NH3CO2, ये सारे हमारे क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। अब NH3 और CO2 तो हमें समझ में आता है कि NH3 होता है अमोनिया और CO2 होता है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन NH3 और CO2 हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये R11, R12, R22, R134 क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये कोई ना कोई तो ऐसे केमिकल होंगे, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ तो केमिकल फॉर्मूला होता होगा। ठीक है, तो अगर केमिकल फॉर्मूला हम निकाल लें तो इनका नाम भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाम वाली बात को थोड़ा बाद में रखते हैं, अभी सिर्फ हम देखते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है ये R11, R12, R22 और R134, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, तो केस 1 में है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इनका केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अगर हमें इनका केमिकल फॉर्मूला निकालना है तो इसके लिए ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमें इनका केमिकल फॉर्मूला निकालना है तो केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आपको सिखाऊंगा कि इन फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक, चलिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हम उठाएंगे। सबसे पहले किसका, सबसे पहले उठा लेते हैं R11। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने उठाया R11 का। अब बच्चे R11 को हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर है 2 डिजिट, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से 3 ये अलग अलग लिखे गए हैं, M-1 एक, N+1 एक और P। ठीक है, ये 3 है और ये 2 ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 11 से पहले इसमें 0 लगा लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये जो 0 लगाएंगे हम 11 से पहले इसमें 0 लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब R001 को हम कंपेयर करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। ठीक है, R011 जो हमारा लिखा हुआ है, इसे हम कंपेयर करेंगे जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसे हम कंपेयर करेंगे RM-1 N+1 और साथ में P के साथ। ठीक है, तो दोनों को हमने जब कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, सबसे पहला M-1 इक्वल टू 0, M-1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से हमें क्या मिला, M इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन तो सोल्व की होंगी ना मैथमेटिक्स में, ये सेम वही तरीका है। ठीक है, हमारे पास R11 होता है, R11 में हमने 11 से पहले 0 पुट की, फिर हमारा जो फॉर्मूला 1 है केस फर्स्ट के लिए, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, इस फॉर्मूले से इसे कंपेयर किया। कंपेयर करने पर M-1 इक्वल टू आ गया 0, और यहां से मिली हमें M की वैल्यू 1। ठीक है, फिर इसी तरह से N+1 यानी कि ये इसके इक्वल हो गया, M-1 यानी कि ये टर्म इसके इक्वल, ये वाला जो टर्म है ये इसके इक्वल, और P इसके इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमें मिला N+1 इज इक्वल टू 1, और यहां से N इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, फिर यहाँ से और हमें क्या मिला, P इक्वल टू हमें मिल गया 1। ठीक है, तो M-N-P की वैल्यू तो हमें मिल गई। चलिए, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, हमने पहले फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, फिर सेकंड फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके Q की वैल्यू निकाल लेंगे। और सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला कहता है N+P+Q ये इज इक्वल टू होता है 2M+2 के। तो N हमारे पास कितना है, N हमारे पास 0 है, P कितना है 1 है, Q हमें निकालना है। ठीक है, M कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1+2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4, और यहाँ से Q की वैल्यू निकल कर आ गई 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम क्या लिखेंगे, हम अलग अलग लिख देंगे इस तरह से। C जैसे ये लिखा हुआ है C
HFCl, ठीक है, CHFCl, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे CHFCl, ठीक है। तो हमने अलग अलग लिख दिया CHF और Cl, इस तरह से हमने अलग अलग लिख दिया CHF और Cl, ठीक है, CHF और Cl, ठीक है। अब इनके नीचे हम क्या लिख देंगे, जितनी इनकी वैल्यूज निकल कर आई हैं, जैसे यहाँ पर C के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर C के साथ लिखा हुआ है M, ठीक है, तो C के साथ क्या लिख देंगे, M की वैल्यू जो कि है 1, ठीक है। इसी तरह से H के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है N, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसी तरह से F के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो F के साथ यहाँ पर जो P की वैल्यू आती है ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर Cl के साथ क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे ये, ठीक है। और यहाँ से हमें एक केमिकल फॉर्मूला मिला, क्या, यहाँ से हमें मिला CHFCl3, ठीक है, यहाँ से हमें मिला, H तो 0 है ना, तो H हटा दो ये, यहाँ से हमें क्या मिला, CFCl3, CFCl3, ठीक है, CFCl3, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला कि भैया जो R11 होता है ना, ठीक है, R11 जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जहां कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमें पता चला कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये R11, ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला कितना निकल कर आता है, ये आता है CFCl3, ठीक है। तो R11 का जो केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला कितना हमें मिल गया, ये हमें मिल गया CFCl3, ठीक है। R11 का केमिकल फॉर्मूला हमें कितना मिला, R11 जो है, R11 जो है, ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिला, का जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिला, यह फॉर्मूला कितना मिल गया, यह मिल गया CFC। जल्दी से यहाँ तक एक बार देखिएगा, इसमें आपके डाउट हो सकता है, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, और मैं ये मानकर चलूंगा कि चौथा एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा तो ये चीज़ आपको बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि एक एग्जाम्पल से इतना क्लियर पिक्चर आपको ना दिखाई दे, लेकिन जब हम 4 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसको एक क्लियर पिक्चर बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे हमें देखना है किसका, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, और ये हमारा होगा R12, ठीक है। अब सेम वही हमें करना है। सबसे पहले R12 में हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले R12 को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से R12, ठीक है, और 12 से पहले उठाकर क्या रख देंगे, एक 0 रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो है RM-1 N+1 और साथ में है P, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे यानी कि इनकी तुलना कर देंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे यानी कि इनकी तुलना करेंगे। और कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो फर्स्ट है, ठीक है, इसी तरह से कर देंगे, जो हमारा ये फर्स्ट है ये पूरा है, इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारा ये है इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, और जो पी है इसे
इसके साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि जो m-1 है ये m-1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिला m इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसके बाद n+1 इज इक्वल टू हमारा हो गया 1, और यहाँ से हमें मिला n इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, p इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। तो अब हमें m की वैल्यू मिल गई है 1, n की वैल्यू मिल गई है 0, और p की वैल्यू मिल गई है 2। हमें साथ में q की वैल्यू भी निकालनी होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा आफ्टर ऑल जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है CH F और Cl। ठीक है, और इसमें लिखी जाती है वैल्यू, यहाँ पर m की, यहाँ पर n की, यहाँ पर p और यहाँ पर q की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो CH F और Cl, CH F और Cl। ठीक है, अभी हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आई हैं, हमारे पास अभी वैल्यू निकल कर आई है m की, m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 2 आ गई है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू नहीं है अभी, q की वैल्यू नहीं है, और q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, दूसरे वाला n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू हमारा हो गया 2m+2। ठीक है, इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, p इक्वल टू 2 पुट करा, प्लस q इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2, और यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ गई हैं, और जब ये वैल्यूज आ ही गई हैं या निकल कर, तो सीधा फिर हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो थर्ड फॉर्मूला है, ये हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, ये वैल्यू उठाकर सीधा इसमें पुट कर देंगे। और वैल्यू पुट करने पर सी के साथ क्या है, m की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। h के साथ क्या है n, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। f के साथ यहाँ पर क्या है p है, p की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर देंगे। Cl के साथ क्या है q की वैल्यू कितनी है 2, तो इसे पुट कर देंगे। तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा ये क्या मिला, CF2Cl2। ठीक है, हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिला ये हमें क्या मिला निकल कर, ये हमें मिला, ठीक है, ये हमें मिला क्या, ये हमें मिला बच्चे क्या, कि h तो 0 है, CF2 CF2 Cl2। और ये क्या है हमारा, ये हमारा R12 का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, R12 का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, R12 का केमिकल फॉर्मूला होगा CF2Cl2। ठीक है, इसी तरह R11 का केमिकल फॉर्मूला क्या था, CFCl3। ठीक है, इसका हमारा आ गया CF2Cl2। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ तक देखिएगा सभी लोग, यहाँ तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, आज एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 तीनों को ही चारों को ही हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक देखो एक बार, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमें मिल गया है CFCl, इसका ये हमारा है R11। चलिए फिर है हमारा R22। और अभी ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है? ये एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है R22। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि R22 को किस तरह से लिखेंगे। R22 में पहले आगे इसके एक जीरो टिक देंगे इस तरह से, एक जीरो हमने पुट कर दी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 हमारे पास क्या है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास है, ठीक है, RM-1 N+1 × P। इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे, ठीक। तुलना करने पर हमें क्या पता चलेगा? तुलना करने पर हमें पता चला कि जो M-1 है ये इक्वल टू किसके हो गया? ये इक्वल टू हो गया 0 के। यहाँ से m की वैल्यू हमें पता चली कि 1 आती है निकल कर। फिर N+1 ये हमने पुट करा, ठीक है, जो सेकंड वाला है 2 के। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और तीसरा हमने डायरेक्टली जब पुट करा तो यहाँ से हमें p की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। कंपैरिजन मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरह से करते हैं। आपके पास जो ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को इससे कंपेयर किया, ये जो सेकंड है सेकंड को इससे किया, ठीक है। और ये जो थर्ड है थर्ड को हमने इससे कंपेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। अब हमारे पास m की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 2 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला है ये हमारे पास क्या है? CF और Cl, ये तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। और इसमें फिर साथ में क्या चिपका हुआ होता है? ये होगा M, N, P और Q, ये भी साथ में रहेंगी चीजें, ठीक है। तो हमें अभी Q की भी जरूरत है भाई। P हमने निकाल लिया, N निकाल लिया, 1 निकाल लिया। इसे निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 की। फॉर्मूला नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या कहता है? N+P+Q इज इक्वल टू हो जाता है 2m+2 के। वैल्यूज पुट कर लो, n इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 2 है, q की वैल्यू हमें निकालनी है, और m इक्वल टू 1 है प्लस 2 है हमारे पास। तो ये 2 और 1 3 हो गया। ये जब हमने जोड़ा तो ये हमारा 2+1 ये 3 हो गया, और ये प्लस क्यू इज इक्वल टू 4। और यहाँ से क्यू की वैल्यू हमें क्या मिली? क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 1। फिर अब सिंपल हमें वही करना है, ठीक है। CHFCl जो वैल्यूज हैं सारी लिख देंगे इस तरह से, CAH, AF, M की वैल्यू हमारी कितनी आती है निकल कर? M की वैल्यू आई है हमारी निकल कर 1। अगर N की बात करोगे, N की वैल्यू कितनी आई है निकल कर? ये भी 1 है। अगर आप बात करोगे P की वैल्यू की तो ये 2 है। और अगर आप बात करोगे Cl की वैल्यू की तो ये 1 है, ठीक है। तो हमें क्या मिला? हमें मिला CHFCl, ठीक है। CHFCl, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि R22 का जो हमें केमिकल फॉर्मूला मिला है, ठीक है, ये हमें क्या मिला है? R22 का केमिकल फॉर्मूला हमें मिला है, R22 का जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिला है
R22 का जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिला है ये कितना है, CHF। चलिए यहाँ तक एक बार देखो, ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, नहीं तो हम बढ़ते हैं फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा R134 की तरफ। कौन सा भाई? ये 2 है। तो 2 3 और चलिए नेक्स्ट बच्चे हमारा क्या है, तीसरा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 जो होगा 134। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा R134। अब इसमें पहले से ही 3 डिजिट है, तो इसके साथ हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जीरो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी 1 पुट है। ठीक है, यहाँ पर हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वही लिख लेते हैं, R m-1 n+1 और साथ में P। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, और थर्ड का थर्ड के साथ। सबसे पहले हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और कंपैरिजन करने पर हमें क्या पता चला, अगर ये वैल्यू हम कंपेयर करते हैं तो m-1 इक्वल टू हमारा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से m इक्वल टू 2, एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई। दूसरा अगर हम बात करें n+1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से n इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल गई। अब तीसरा p इज इक्वल टू 4। ठीक है, p इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद फिर बच्चे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ये हम क्या पुट करते हैं। ठीक है, हम पुट करते हैं CHFCl, ये M, ये N, ये P और ये Q। तो हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं है, Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या पता है। अगर फॉर्मूला नंबर सेकंड की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग जानते हैं। N की वैल्यू हमें 2 मिली है, P की वैल्यू हमें 4 मिली है, Q हमें निकालना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और प्लस हमारे साथ में क्या है, हमारे साथ में यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 6, यहाँ से Q की वैल्यू हमें मिल जाती है 0। Q की वैल्यू हमें मिल जाती है 0, और जब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है C2, और H हमें जो मिला, ठीक है, ये आपका n की वैल्यू 2। ठीक है, और F हमें जो मिला, ये वैल्यू कितनी है 4, और Cl क्या हो गया यहाँ पर, Cl हो गया 0। ठीक है, तो R134 के अगर केमिकल फॉर्मूले की हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें R134 के केमिकल फॉर्मूले की,
अगर हम लोग बात करते हैं R134 के केमिकल फॉर्मूले की, तो ये हमें मिलता है C2H2F4, C2H2F4, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन एटम 0 है और यही हमारे काम का है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला बच्चे, जो क्लोरीन एटम है यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन 0 है। हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्लोरीन 0 है। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पर क्लोरीन 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 0 है। और ये क्लोरीन का 0 होना ही हमारे बहुत काम का। तो R134 जब हमने कैलकुलेट करा, R134 का जो केमिकल फॉर्मूला निकल कर आया, ये हमारा आया C2H2F4, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन 0 है और ये हमारे काम का होता है, इसीलिए R134 अपने आप में एक खास रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है। ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में एक खास रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या है, क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एटम 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से रेफ्रिजरेंट देखे हैं और इनकी कौन कौन सी वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। तो बच्चे आज हमने देखा R11 की जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, जब हमने इसका फॉर्मूला निकाला, सॉरी वैल्यू नहीं फॉर्मूला बोलेंगे, तो ये हमारा CFCl3 आता है निकल कर, ठीक है। फिर हमने R22 देखा, तो ये हमारा CF2Cl2 आता है निकल कर, ठीक है। इसी तरह हमने R12, R22 और R134 ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी और ये इनके केमिकल फॉर्मूले आते हैं निकल कर, ठीक है। ये क्या है, CFCl3, ये हमारा क्या है, CF2Cl2, ये हमारा क्या है, CHF2Cl, और ये हमारा क्या है, C2H2F4Cl, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने निकाली, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप ये सारे जो हमने निकाले हैं रेफ्रिजरेंट और इनके केमिकल फॉर्मूले निकाले हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो रेफ्रिजरेंट निकाले हैं और इनके जो केमिकल फॉर्मूले आते हैं ये निकल कर, ठीक है, ये इनके केमिकल फॉर्मूले जो आए हैं निकल कर, इसका क्या मतलब, केमिकल फॉर्मूले इनके जो निकल कर आए हैं, एक तो इनका क्या मतलब है, एक इसमें लास्ट वाला जब आप ऑब्जर्व करोगे इसमें क्लोरीन एटम 0 है, तो इसका क्या एडवांटेज यानी कि क्या फायदा होता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है और आज की कहानी को हम समाप्त करेंगे यही। तो बच्चे, आज मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, जो प्रशीतक होते हैं, ये क्या होते हैं। हमारी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, इसमें एक वर्किंग फ्लूइड यानी कि कार्यशील द्रव का इस्तेमाल हम करते हैं और यही रेफ्रिजरेंट क्या कराता है, इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करता है कमरे से या जिस भी सिस्टम की हमें कूलिंग करनी होती है, और कंडेंसर में जाकर हीट का रिजेक्शन कर देता है, ठीक है। साइकिल और कंपोनेंट डिटेल में डेप्थ में मैं आपको कराऊंगा, तो उस चीज पर आपको अभी नहीं जाना है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बात की कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक हमारे होते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अगर हम बात करें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की, तो किसी सिस्टम को डायरेक्टली कूल करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे R11, R12, R22, R134, NH3, CO2, ठीक है। चलिए, दूसरे हमारे हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जिसे द्वितीयक प्रशीतक कहा जाता है, ठीक है। जैसे H2 और ब्राइन हमारे जो होते हैं ये हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है। फिर जो रेफ्रिजरेंट हम बोल रहे हैं R1, R11, R12, ये सब जो हैं इनका एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है, और केमिकल फॉर्मूला निकालने का जो तरीका हम पढ़ते हैं ये होता है शीतलक का पदनाम यानी कि डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इसमें केस फर्स्ट हमारा जो है ये क्या है, जब प्रशीतक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
तो ये केमिकल फॉर्मूले निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले आपके सामने हैं, Rm-1 N+1P N+P + Q = 2m+2 और CHFCl MnPq इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो R11 जब हमने निकाला, R11 का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आया, ये आता है CFCl3। ठीक है, इसी तरह R22 का हमने जब केमिकल फॉर्मूला निकाला, ये हमारा आता है CF2Cl2। इसी तरह से जब हमने R22 का निकाला तो ये हमारा आता है CHF2Cl। और इसी तरह से जब हमने R134 का केमिकल फॉर्मूला निकाला, ये हमारा आता है C2H2F4, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन एटम 0 है। और यह क्लोरीन एटम 0 होना इस रेफ्रिजरेंट को एक बहुत खास रेफ्रिजरेंट बना देता है। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। अगर कोई आपका डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की कहानी को हम लोग करेंगे समाप्त। चलिए देखिएगा एक बार। क्लोरीन 0, R134। चलिए ठीक है, फिर आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और स्टार्ट करेंगे फिर यहीं से। ठीक है, फिर चलिए बाय।